जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो इस हफ्ते जो हमारा सेगमेंट है वो हेल्थ का है और हम जहाँ पे आए हुए हैं ये बजरंग मेमोरियल हॉस्पिटल है, जो फ्रैक्चर एक्सीडेंटल एंड सर्जिकल सेंटर है। और इनका जो एड्रेस है वो है तरना रेलवे पुल के पास, सेंट जोसेफ स्कूल के बगल में, शिवपुर बाईपास, बाबतपुर रोड, वाराणसी। मैं डॉक्टर साहब के विषय में बता दूं, डॉक्टर साहब गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब का पूरा नाम है डॉक्टर नंदलाल प्रसाद पटेल, जो MBBS MS है, आर्थो सर्जन है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो डॉक्टर साहब से हम अपने दर्शकों जो कि हमारे यूपी और बिहार के हैं उनको जो सवाल आते थे हड्डी से संबंधित, आर्थो का मतलब हड्डी से संबंधित, तो इस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बजरंग जो हॉस्पिटल है उनके चेयरपर्सन भी, MD भी हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब स्वयं पेशेंट भी देखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब से ही इनका पूरा परिचय देते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स, हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय। मैं डॉक्टर नंदलाल प्रसाद पटेल, MBBS MS आर्थो सर्जन, बजरंग हॉस्पिटल, शिवपुर बाईपास, नियर रेलवे ब्रिज, शिवपुर, सेंट जोसेफ के बगल में। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो लिखा हुआ है गोल्ड मेडलिस्ट, तो गोल्ड मेडलिस्ट आप जब पढ़ रहे थे मेरा सवाल था, सुन लें, उस दरमियान कि आपको अच्छा नंबर मिला था उस पर गोल्ड मेडलिस्ट है, कि या फिर आपने ऐसा कोई ट्रीटमेंट किया था या कुछ ऐसा ऑपरेशन किया था उसके एवज में आपको गोल्ड? पढ़ाई के दौरान हुआ था जी, MS के दौरान नहीं, MBBS के दौरान ये हुआ था कि हम अच्छे मार्क लाए थे, उसके लिए ये दिया गया है। डॉक्टर साहब, आप तभी आपका एजुकेशन जो है वो किस यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से हुआ? ये BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर साहब, अपने सवालों को शुरू करें। डॉक्टर साहब, जो कि अगर हम आर्थो को लें तो आर्थो में क्या सिर्फ हड्डी आती है या फिर हड्डी के अंदर कुछ और भी ऐसी जो परेशानी होती है? क्योंकि आर्थो का मतलब लोग जनरली समझ लेते हैं कि हड्डी टूटना, पैर टूटना या इस तरीके, या इसमें और भी गहन चिकित्सा होती है? हड्डी टूटने के अलावा हड्डी की बहुत सारी बीमारियां हैं। हड्डी में इन्फेक्शन होते हैं, हड्डी में ट्यूमर भी होते हैं, समझ रहे हैं? तो ये सभी परेशानियां इसी के अंतर्गत आती हैं। कुछ मेटाबॉलिक बोन डिजीज हैं जो हड्डी के अंतर्गत ही आती हैं। कुछ और भी बीमारियां हैं, जैसे आर्थराइटिस है, ओल्ड एज की आर्थराइटिस है, यंग एज में भी आर्थराइटिस है, तो ये सभी रिलेटेड हड्डी से ही आती हैं। कुछ ऐसी भी बीमारियां दूसरे विभाग में हैं जो बाद में उसके हड्डी के भी सिम्टम आने लगते हैं। जैसे किसी को थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है, उसमें भी है परेशानी ये। तो केवल हड्डी के रिलेटेड ही नहीं है ये। मतलब अगर देखा जाए डॉक्टर साहब तो ये बहुत बड़ा एक अपने आप में खुद डिवीज़न है जिसके अंतर्गत ये सब सारे विंग्स काम करते हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी बड़ा है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो अगर जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआत में तो वो अपने माँ का स्तनपान करता है वो, तो क्या उस दरमियान भी 6 महीने का अगर शिशु हो गया तो अगर जैसे कि बहुत से ऐसे डॉक्टर के यहाँ जाइए तो जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के यहाँ जाइए तो वो कैल्शियम के कुछ न कुछ लिख देते हैं, तो क्या डॉक्टर साहब ये जनरली सारे बच्चों में, हिंदुस्तान के सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है? देखिए, चाइल्डहुड में सबसे बड़ी परेशानी है डेवलपमेंटल ग्रोथ का, और हमारे पॉपुलेशन में कैल्शियम और विटामिन D की कमी माता पिता में ही है, तो बच्चे में होना अनिवार्य है, निश्चित रूप से होगा वो। अगर उसको शुरू से देखा जाए और शुरू से उसका सप्लीमेंट किया जाए तो उससे कुछ बच्चों में रिकेट्स होते हैं, विटामिन D की कमी से उसको रोका जा सकता है। बच्चे को धूप में रखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि तपती धूप में रख दिया जाए। सुबह में धूप आधा घंटा, उसके लिए 1 घंटा बहुत है मॉर्निंग का, और मॉर्निंग का ही उसके काम आएगा। तो उसको सप्लीमेंट दिया जाए तो और अच्छा है, सबको दिया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब ये है कि ये पर जनरल सभी को 6 महीने के बाद अगर मिल रहा है तो कोई इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं? साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। अगर दिया जा रहा है, अगर ओरल सप्लीमेंट उसको दिया जा रहा है, ले रहा है ओरल सप्लीमेंट, विटामिन D के रूप में ले रहा है, कैल्शियम के रूप में ले रहा है, और अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जनरल चीज़ देखा गया है कि जैसे कि हमारे ही पड़ोस में कुछ लोग हैं जो एकाएक जैसे कि वो 30 साल या 35 साल की एज में हैं, लेकिन वो बहुत वीकनेस, उनको शरीर देखने से तो लगता है कि ये हेल्दी हैं,
लेकिन कुछ दूर चलते हैं, जैसे कि अगर पैदल उनको 500 मीटर 1000 मीटर चला दिया जाए तो कहते हैं यार यहाँ दर्द होने लगा या यहाँ दर्द होने लगा। तो ये हड्डी की प्रॉब्लम है कि इंटीरियर कुछ ऐसा कुछ ये हड्डी की भी प्रॉब्लम होती है और इंटीरियर प्रॉब्लम भी है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ हमें है, लेकिन जब वो वीकनेस फील महसूस होते हैं, हेल्दी होते हुए भी इतना वीकनेस है, तो टेस्ट कराते हैं तो उसमें निकल आता है कि नहीं हमें तो ये परेशानी है। कुछ लोगों को विटामिन ई की कमी हो जाती है, कुछ लोगों को कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी हो जाती है, उसमें भी वीकनेस होता है, मस्कुलर वीकनेस होता है। कैल्शियम केवल हड्डी के लिए नहीं है, कैल्शियम तो हमारी पूरी शरीर के लिए है, मसल्स के लिए है। अगर मसल्स में कैल्शियम कम हो जाएगा तो मसल्स काम नहीं करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। बिना कैल्शियम के मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है, केवल हड्डी के लिए नहीं है, वो पूरे शरीर के लिए है। डॉक्टर साहब इसी से एक चीज़ और बनता है, जैसे कि अगर कैल्शियम की बात कर रहे हैं हम, तो अगर देखते हैं कि कैल्शियम की अगर कमी है, जैसे कि अगर मेरे अंदर कमी हो गई तो मुझे तो कोई सिम्टम पता ही नहीं है, तो वो कौन कौन से सिम्टम है जिससे आदमी को सचेत हो जाना चाहिए कि कैल्शियम कमी है, अब मुझे जाके डॉक्टर से मिल लेना चाहिए? उसमें होता है कि आपके पीठ में दर्द है, पेशेंट कंप्लेन करेगा हमारे पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है। एक तरह से धीरे धीरे वो पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। उसकी शरीर का वज़न उसका शरीर खुद नहीं उठा पाता। अगर कैल्शियम की कमी होती गई तो उसके शरीर का वज़न उसकी हड्डी नहीं उठा पाएंगी, तो रीढ़ की हड्डी में जितने भी छोटे छोटे वर्टिब्री हैं अपने आप धीरे धीरे वो बैठने लगेंगी, क्योंकि वो खोखली होती जाएंगी और शरीर का लोड नहीं उठा पाएंगी। अपने आप धीरे धीरे वो चिपटी होती जाएंगी, कोलैप्स होती जाएंगी, और वो मामला जब आने लगता है तो मामला काफ़ी बढ़ गया होता है। तो उनको अपना कैल्शियम का चेकअप और विटामिन D3 का चेकअप करवाना चाहिए। मतलब डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति को मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हर व्यक्ति को 6 महीने या 1 साल 2 साल बाद एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए, पूरे बॉडी चेकअप करवा लेना। तो अगर कैल्शियम की अगर मुझे वो कौन सी अगर जांच होती है, मतलब कौन सा ऐसा लैब में कौन सी जांच बोले? जो सिंपल जांच है वो विटामिन D3 और सीरम कैल्शियम बहुत है, उससे पता चल जाएगा हमारी बॉडी में कैल्शियम के क्या लेवल चल रहा है। उसके अलावा हम आयनिक कैल्शियम भी देखते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब हमको टिटेनी होने लगती है। टिटेनिंग एक कंडीशन होती है जिसमें आयनिक कैल्शियम ब्लड में कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में टिटेनी होने लगती है। नहीं, सूजन नहीं होती। टिटेनिक में ना मसल स्पाज्म होने लगता है। ये यहाँ पर भी जबड़े की मसल भी स्पाज्म हो जाती है। हाँ, आपकी मांसपेशियाँ चढ़ने लगेंगी, स्पाज्म हो जाता है। जैसे आपका काफ मसल है, पता लगा स्पाज्म हो गए और आप फैला नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा होता है। नस चढ़ जाना, उसको भी उसी में लेते हैं, नस चढ़ जाना। डॉक्टर साहब अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं बजरंग की, तो यहाँ पे कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं जो कि जहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं, और कौन कौन से पेशेंट यहाँ पे दिखा सकते हैं? हमारे पास सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स के पेशेंट आते हैं। जनरल पेशेंट भी आ जाते हैं कि किसी को सर्दी है, जुकाम है, बुखार है। कभी कभी आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब दवा लिख दीजिए, इनको बुखार आ गया है, आप दवा लिख दीजिए, सर्दी जुकाम हो गया है, खांसी हो गया है। ये हमारे पास जनरल पेशेंट कम है, ज़्यादातर पेशेंट हमारे अपने ही फील्ड के हैं, आर्थो के। डॉक्टर साहब एक चीज़ और देखा गया कि आजकल के जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, वो बाइक का बहुत चलाती है, बाइक, जिसके वजह से कुछ दिन बाद या 2-4 महीने 4 साल 5 साल बाद उनके यहाँ पे जो एकदम टेल जो बोन कहते हैं, वहाँ पे उनको दर्द शुरू होता है। अभी 3-4 केस ऐसे आए थे जिनको हमने डॉक्टर संदीप चौधरी से बात भी किया था, CMO सर से, इस विषय पर। तो सर वहाँ पे फिर उस कंडीशन में जैसे कि आप बताते पीछे कि वो बढ़ जाता है, तो क्या उसका इलाज ऑपरेशन है या फिर जैसे टिश्यू होते हैं डॉक्टर साहब, टिश्यू फट भी जाते हैं, जैसे कहते हैं टिश्यू फट जाते हैं, उस कंडीशन में आदमी क्या करे और उससे बचाव के लिए आप क्या बताना चाहिए? देखिए, ज़्यादा बहुत तेज़ बाइक चलाने से जर्किंग लगती है, और ये जर्किंग अगर लगातार लंबे समय तक कोई व्यक्ति लिया तो हमारी हड्डी के बीच में वाशर है, वो तो अपने सहयोगी से कहेंगे उसको दिखाया जाए, दिखाएं। दो हड्डियों के बीच में जो वाशर है उसे डिस्क बोलते हैं, और वो शॉक एब्जॉर्बर होता है। वो जो शॉक हमारे पीछे जर्किंग लगती है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो डिस्क जो है धीरे धीरे स्लिप करती जाएगी।
जब स्लिप करेगी तो नर्व रूट को कंप्रेस करेगी। जब नर्व रूट को कंप्रेस करेगी तब हमको पेन शुरू हो जाएगा और वो पेन रेडिएट करने लगेगा पीछे पीछे, थाई के बैक में, बटक के बैक में, काफ में, झुनझुनी भी हो सकती है। तो उसको बचाव के लिए है कि आप गाड़ी बहुत धीरे चलाएं, जर्किंग न लें, वज़न न उठाएं, कुछ उसके एक्सरसाइज हैं वो करें। और ये एमआरआई करके देखा जाता है कि ये डिस्क स्लिप अगर है तो इसका लेवल क्या है और कितने अमाउंट में है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या बोलते हैं, जैसे किसी का ऑफिशियल वर्क है जो कि 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे वो बैठ के करे, तो इस बैठने पर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है? हाँ, बैठने पर लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग रनिंग सब में होता है ये। इसलिए एक लगातार एक ही पोजीशन में नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 घंटे 1 घंटे बैठ गए तो आप 5 मिनट चलकर फिर बैठ जाइए अपने वर्क को। हाँ, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो दबा रहेगा तो डिजनरेशन होने के चांसेस अर्ली होते हैं, अर्ली डिजनरेशन चेंजेज होते हैं, जिसकी वजह से जो डिस्क है वो भी डिजनरेट कर जाता है। तो क्या इसका इलाज ऑपरेशन भी है डॉक्टर साहब? सुनते हैं कि ऑपरेशन बहुत खतरनाक होता है ये। ऐसा नहीं है, इसका ऑपरेशन बहुत इजी होता है, सही समय पर हो, सही रिजल्ट मिलता है। और ऑपरेशन तब करवाएंगे जब तक एमआरआई नहीं करवा के देख लेते हैं कि नर्व रूट कितनी कंप्रेस हो रही है और कैनाल डायमीटर कितना है। अगर कैनाल स्टेनोसिस बहुत ज़्यादा हो गई तो नर्व रूट कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में यही उपाय है ऑपरेशन, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। लोग तब करवाते हैं जब वो बिस्तर पकड़ लेते हैं, तब कहते हैं कि हमें तो ऑपरेशन से कोई लाभ नहीं हुआ। जब समय था तब उन्होंने नहीं करवाया, तब दवा के चक्कर में घूमते रहे कि हमको करवाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा या लकवा मार जाएगा। ये मन में रहता है शंका उनको, और जब मार देता है लकवा तब वो कराते हैं, तब रिजल्ट नहीं मिलता, तब वो कहते हैं कि हमें बेनिफिट नहीं है कराने से। एकदम ब्रस्ट कंडीशन में ही जाते हैं। हाँ, उनको समय रहते करा लेना चाहिए और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हम युवा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अब तो पहले 60 बोलते थे, लेकिन अब हम उसको, क्योंकि हम लोग की जीवन प्रत्याशा थोड़ी सी नीचे आ गई है भारत की, तो 55 ले लेते हैं हम। 55 साल की एज में या 60 साल की एज में बॉडी जो है वो कैल्शियम को बनाना या अपने इस तरीके से एग्जॉर्बेशन कम कर देती है, जिससे कि शरीर जो है कमज़ोर सा हो जाता है। तो इस एज में सबसे पहला सवाल ये है हमारा कि इस एज में 60 साल ही मान लेते हैं डॉक्टर साहब, तो 60 साल में से उन लोगों को क्या ऐसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए या ऐसे खान पान को करना चाहिए जिससे कि उनको विटामिन डी या जो भी हड्डियों को मजबूत रखे उसको ये वो काम बेहतर तरीके से उनका शरीर कर सके? इन सब चीज़ों के लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम टहलना, योगा करना, अपने खाने में हरी सब्जी, ताज़ा सब्जी, फल होना चाहिए, अंडा भी होना चाहिए जो लोग खाते हैं। जो नहीं खाते हैं वो पनीर भी खा सकते हैं। और जांच कराकर भी देखा जाता है कि क्या हमारे शरीर में विटामिन D3 और कैल्शियम बहुत कम है, तो सप्लीमेंट भी दिया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि हम अपने रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम से उसको सही रखें, खान पान सही रखें, ये ज़रूरी होता है। इसमें बिना जांच किए आप कैल्शियम, विटामिन D3 की दवा ले सकते हैं कुछ दिन के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बॉडी एक हो रहा है या हमें वीकनेस हो रही है, तो कुछ विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम, विटामिन D3 दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि कुछ अगर हम दूसरे पैथी की तरफ चलें, जैसे कि एलोपैथी के अलावा हम और भी पैथी की तरफ चलें, जैसे कि आयुर्वेद की तरफ चलें, तो वो बताते हैं कि कैल्शियम, जैसे कि अगर मैं जनरल सा मैं दवा जानता हूँ, कैल्शियम सैंडोज जो जनरल दिया जाता है, लोग बताते हैं डॉक्टर साहब उनके थेरेपी के द्वारा कि कैल्शियम सैंडोज या कुछ और भी कैल्शियम लिखा जाता है जो बाहर से हम कैल्शियम ले रहे हैं, तो बता रहे हैं कि वो उतना कारगर नहीं होता जैसा कि अगर हम कुछ घरेलू नुस्खे या इस तरीके की काम को किया जाए। तो क्या ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि शरीर जो है बाहरी जो सप्लीमेंट लिखा जाता है वो उतना कारगर नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जो कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में होता है। हर तरह के साल्ट जो होते हैं, कुछ साल्ट कैल्शियम कार्बोनेट हैं, कुछ साइट्रेट मैलेट हैं, कुछ ओरोटेट एस्पार्टेट हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में अलग अलग है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हम कैल्शियम जो ले रहे हैं वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होता है।
कुछ 20-30% एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ 30-40% एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ 50-60% एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन एब्जॉर्ब होते हैं। वो जो हम बाहर से कैल्शियम लेते हैं हमारे शरीर में, वो एब्जॉर्ब होते हैं। उसकी मात्रा एक लिमिट है कि इतना एब्जॉर्ब ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो वो कहना गलत है कि ये बाहर से कैल्शियम ले रहे हैं तो ये नुकसान करेगा या हमारे शरीर के लिए लायक नहीं है। ये कैल्शियम सप्लीमेंट हम तभी यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति आता है, कैल्शियम की जांच कराता है, विटामिन D3 की जांच कराता है कि ये तो बहुत कम है, हम खान पान से इसको कवर नहीं कर पाएंगे, तो उसको सप्लीमेंट देना पड़ता है कि इसको आप लीजिए, आप खान पान अपना बेहतर बनाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट 2 सवाल कि अगर घुटने में, अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ आ जाता हूँ, ये ज़रूरी है हमारे व्यूवर्स को जानने के लिए कि अगर किसी का नी ख़राब हो गया है और उसको आपके पास आता है, जांच होती है कि नी ख़राब हो चुके हैं, तो क्या उसी की नी को आप जो है दुरुस्त कर देते हैं या बाहर से भी कैप वूप ऐसा कुछ लगाया जाता है? और उसकी कास्टिंग डॉक्टर साहब कितनी आती है? देखिए, जब कोई व्यक्ति को घुटने में दर्द है, किसी को थोड़ा बहुत दर्द है, तो कुछ दवाएं, कुछ मलहम, कुछ पेन किलर, कुछ नी कैप लगाकर उसको एक्सरसाइज बता दिया जाता है, वो करता है, उसको आराम मिल जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको दर्द थोड़ा ज़्यादा है, उनको थोड़ा ज़्यादा सप्लीमेंट देना पड़ता है, किसी को डायसेमिन, ग्लूकोसामिन, ये सब देना पड़ता है और ये ज़्यादा दिन देना पड़ता है, 2-3 महीने। कुछ ऐसे भी हैं जो ये सब खा कर आते हैं और उनका दर्द इतना सीवियर होता है कि वो अपना रूटीन काम नहीं कर पाते। इस स्थिति में घुटने को बदला जाता है। और अब तो इतने अच्छे घुटने आ गए हैं, रोबोटिक सिस्टम भी आ गया है। तो ये सब रिजल्ट जो है, जो रोबोटिक सिस्टम के हैं, जो नए इम्प्लांट आ गए हैं, पहले इतने अच्छे इम्प्लांट नहीं थे, तो अब इतने अच्छे इम्प्लांट आ गए हैं कि अब पेशेंट को लगाने के बाद भी उसका घुटना बहुत अच्छा मुड़ता है, बहुत अच्छा मुड़ता है। डॉक्टर साहब, वो रनिंग भी कर सकता है? रनिंग भी कर सकते हैं, बहुत तेज़ नहीं, लेकिन उस एज ग्रुप में जितना हो सकता है वो कर सकता है। डॉक्टर साहब, जो कि अब रोबोट द्वारा ऑपरेशन हो रहे हैं, अब मानव का जो है दिमाग या हाथ जो है, मैं तो मानता हूँ कि रोबोट ही मनुष्य ने ही बनाया है, तो वो उसको कमांड तो वो करेगा ही। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं लगता कि क्या रोबोट इंसानों की तरह, क्योंकि इंसान ही रोबोट को बनाया है, तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि रोबोट से ऑपरेशन कराए? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपने न जाने कितने आप ऑपरेशन किए होंगे और अपने स्टूडेंट लाइफ में न जाने क्या क्या प्रैक्टिकल्स किए होंगे। वो ज़्यादा कारगर होगा कि एक मनुष्य ने रोबोट बना दिया, वो ऑपरेशन करेगा, वो कारगर? देखिए, अब जो सिस्टम आया है, पहले ये था कि सर्जरी हाथ के द्वारा होती थी, ओपन सर्जरी होती थी, ब्लीडिंग बहुत होती थी, समझ रहे, हड्डी को काटना होता था। तो अब रोबोटिक सर्जरी में ये हो गया है कि आपकी कटिंग, बैलेंसिंग और जो आप ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। और इसके रिजल्ट और हाथ वाले की रिजल्ट, रोबोटिक सर्जरी बहुत फास्ट होती है। अगर आप दिन भर में 2 घुटना करेंगे तो रोबोट दिन भर में 10 कर सकता है, समझ रहे हैं। तो रोबोटिक सर्जरी का चलन हो गया है। मतलब आने वाले समय में बजरंग हॉस्पिटल में भी रोबोटिक हो जाएगा सर? अभी तो नहीं कह सकते, अभी तो नहीं कह सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जनरल आदमी का पैर टूट जाता है या हाथ टूट जाता है और उसकी एज लगभग, अगर हम मान लेते हैं 30 से 40 मान लेते हैं या 45 मान लेते हैं, तो उसको रिकवर करने में कितना समय लग जाता है डॉक्टर साहब? और जो रॉड डालते हैं, वो रॉड किस पोजीशन में? ये हमारा वहाँ से बिहार के पास से एक गांव पड़ता है, वहाँ से सवाल हमारे मेल पे आया था, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि उसको कितना रिकवर हो जाता है और किन कंडीशन में जो रॉड पड़ते हैं, आप लोग डालते हैं, वो रॉड पड़ता है? देखिए, जैसे हमारा फीमर है, थाई बोन, ठीक, आपका ऊपर से लेकर नीचे तक घुटने के लगभग हम समझ रहे हैं 6 इंच ऊपर तक, और जो कूल्हा है लगभग 4 इंच नीचे तक कहीं भी टूट जाए तो उसमें राड ही हम लोग डालते हैं। और वो राड कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार, यानी कि अगर हम घुटने से 6 इंच ऊपर टूटा है तो हम ऊपर से भी राड डाल देते हैं, नीचे से भी राड डालने का हमारे पास ऑप्शन है।
अगर हमें ट्रोकेंटर के पास टूटा है तो पहले तो प्लेट लगाते हैं, अब राड भी लगाते हैं यहाँ पर। तो जितने भी हम ऑपरेशन करते हैं राड या प्लेट से, तो हम कम से कम उसको 6 हफ्ता बेड रेस्ट करवाते हैं मिनिमम। 6 हफ्ते बाद हम उसको एक्सरे कराकर बीच में देखते हैं कि नई हड्डी बन रही है कि नहीं। अगर नई हड्डी बनना शुरू हो गया और दिख रहा है एक्सरे में, तो हम उसको पार्शियल वेट बियरिंग शुरू कर देते हैं कि पेशेंट को कम से कम आधा वेट देना शुरू कर दें। फिर वो 1.5 महीने बाद देखते हैं कि नहीं और अच्छा बन गया, तो वेट फुल वेट देने लगता है वो। मतलब 3 महीने जाते जाते वो फुल वेट बियर करने लगता है। जांघ की हड्डी हो, चाहे टिबिया बोन हो, चाहे फीमर बोन हो। मतलब इसमें खान पान का भी विशेष योगदान है। क्योंकि हमारे शरीर को जब कोई हड्डी टूट जाती है तो शरीर को जितना रोज़ कैल्शियम डेली डोज में चाहिए वो तो चाहिए, लेकिन उसका एक टूट गया तो उसको रिक्वायरमेंट और अधिक हो गई, तो उसको सप्लीमेंट देना पड़ता है, वो ज़रूरी है। कुछ डॉक्टर साहब इस पे एज फैक्टर भी है कि अगर जैसे कि कम एज का युवा का तो वो जल्दी रिकवर करता है, ये हम लोग जनरल सी चीज़ें हैं। ग्रोइंग एज में जो हड्डी बनती है वो बहुत फास्ट बनती है। बच्चा है 10-12 साल का, बहुत तेज़ी से कैलस फॉर्मेशन होगा नई हड्डी। अगर यही ये व्यक्ति 60 साल का है तो ये स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, तो फैक्टर है। डॉक्टर साहब हमारी लास्ट सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति अगर बजरंग हॉस्पिटल में आता है, उसके पैर या कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है, तो आप क्या क्या ट्रीटमेंट उसको स्टार्टिंग में देते हैं? और लगभग अगर मैं पैर में नी की ही बात कर लूँ, घुटना, क्योंकि आजकल घुटना कॉमन हो गया है, एकदम ख़राब होना, घिसना। हाँ डॉक्टर साहब एक सवाल और छूटिए, ये जो कट की आवाज़ आती है घुटने में सीढ़ी पर चढ़ने में, तो जैसे कि अगर मैं अपने जनरल भाषा में बोलूँ तो उसको ग्रीस बोलते हैं जनरल भाषा में। अब आप लोग के मेडिकल साइंस में क्या बोलते नहीं पता हमको। तो उस क्या वो ग्रीस ख़त्म होता है? क्योंकि असहनीय पीड़ा होती है जो वो मैंने देखा है बहुतों को। तो क्या वो अब उस एज उनकी 60-65 की हो तो क्या वो वाकई में नेचुरल तरीके से वो ठीक हो सकता है, या तो फिर कोई और ट्रीटमेंट? एक्चुअल एक एज के बाद साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो जो ग्रीस बोलते हैं वो साइनोवियल फ्लूइड है, तो एक एज के बाद तो वो कम होगा ही। दूसरी चीज़ है कि जो कार्टिलेज होते हैं जोड़ में, जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज जब डिजनरेट कर जाते हैं तो हमारे घुटना या जोड़ कोई भी हो वो रफ़ हो जाता है। जब रफ़ हो जाएगा तो आपस में दोनों रब करेंगे, ऊपर और नीचे वाले, और रब करेंगे तो वो पेन बहुत ज़्यादा होगा, आसानी पेन होगा। और उसको रीजनरेट करने के लिए कुछ दवाएं होती हैं, दिया जाता है कि रीजनरेट करे, लेकिन वो रीजनरेशन का जो प्रोसेस है बहुत स्लो होता है। ऐसा नहीं कि वो महीने 2 महीने में हो जाएगा, महीने 2 महीने के बाद तो रीजनरेशन स्टार्ट होता है। जो दवाएं हैं तो सबसे पहले उसको कुछ सिंपल पेन किलर, एनाल्जेसिक जेल, मलहम, नी कैप इसको दिया जाता है मरीज को कि कम से कम इसको चलने लायक अपना रूटीन काम तो दर्द से मुक्ति मिल जाए। हाँ, कुछ मुक्ति मिल जाए उसको, जिससे कि वो अपना रूटीन काम कर ले। अच्छा डॉक्टर साहब इसमें देखा गया है कि कुछ हमको विज्ञापन भी दिखने को मिलते हैं कि आर्थोडेक्स लगाइए तो ये हो जाता है, वो मलहम लगाइए तो ऐसे हो जाता है, ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ है, या तरह तरह की चीज़ें। तो क्या डॉक्टर साहब वो वाकई में वो सब मलहम या फिर ऑयल कहें या तेल कहें या जेल कहें, तो क्या वो वाकई में कारगर होते हैं कि वो विज्ञापन ही है? वो बहुत कारगर नहीं है, कुछ हैं, उसको जीरो नहीं कह सकते। जो भी विज्ञापन में आ रहा है वो उतना जितना दिखाया जाता है वो उतना होता नहीं है, उतना नहीं होता जितना वो दिखा दिया जाता है कि आप लगा लीजिए ख़त्म। ऐसा दिखाया जाता है कि आप लगा लीजिए दर्द ख़त्म, वो दर्द को कम कर देता है, लेकिन जो हमारा मेन दर्द अंदर है, जो कारण की वजह से हुआ है, जब तक वो कारण नहीं हटेगा तब तक वो दर्द कहाँ जाएगा, वो तो रहेगा कुछ न कुछ। हम लोकल एनाल्जेसिक लगा लिए तो जो मस्कुलर पेन है ऊपर का ठीक हो है, लेकिन उसको हुआ क्यों अंदर, हम जब तक उसको नहीं हटाएंगे तब तक वो पेन बना रहेगा। डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को आप एक हड्डी रोग विशेषज्ञ की हैसियत से क्या संदेश देना चाहेंगे, और इस मौसम में जो कि टेम्परेचर 45 प्लस है, 45 प्लस है, उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और बच्चों को कैसे केयर करना चाहिए, और बच्चों की ग्रोथ के लिए आप क्या संदेश दें? देखिए, इस मौसम में तो सभी लोगों को हमेशा छाया में रहना चाहिए। यदि आप बाहर निकलना मजबूरी है तो आप अच्छा पानी पी कर जाइए और लेकर भी जाइए,
और सर को बांध कर रखिए। अगर गाड़ी से अपने मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो आपको हेलमेट अनिवार्य है। सबसे बड़ा कारण है हेड इंजरी। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो मौत का सबसे अधिक कारण हेड इंजरी है। अगर आपका हेड सर बचा है तो सब कुछ बचा रहेगा। और खान पान में इस मौसम के लिए तो आपको अधिक से अधिक लिक्विड चीज़ लेना है। तरबूजा है, खरबूजा है, किसी भी तरह से लोग सतुआ भी पी रहे हैं तो वो सब ठंडा है और अच्छा है। शरीर को पानी की मात्रा अधिक मिल रही है। स्पाइसी फूड है वो गड़बड़ है, नहीं ले सकते इस मौसम में इतना स्पाइसी फूड। आपका पेट खराब करेगा, आपको डायरिया होगी, फिर आपको पता लगा पानी चढ़ाना पड़ रहा है। समझ रहे? तो इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डॉक्टर साहब के साथ, जो कि बजरंग हॉस्पिटल के जो हमारे एमडी कह सकते हैं सर को, और ये एक तरीके से टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं इस हॉस्पिटल के। तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे थे। अभी हड्डी से संबंधित या आर्थो से संबंधित कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बताने की हम लोगों ने प्रयास भी किया। समय कम है और डॉक्टर साहब की व्यस्तता की वजह से इनसे इस वादे के साथ अलग हो रहे हैं कि अगली बार हमको समय देंगे तो और हम गहन इनसे बात करके आप तक लाख पहुँचाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।